मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज मुख्य परीक्षा के एक क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आशा है कि आप लोगों की मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो रही होगी। समय बहुत कम है, रिजल्ट भी 20 अप्रैल के पहले आ जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, अगर कोई भी अनहोनी ना हो। रिजल्ट जो है आपका काफ़ी करीब है, बहुत फास्ट गति से जेपीएससी रिजल्ट देना चाह रही है। और जहाँ तक जो भी आपने आपत्ति दर्ज की है तो रिवाइज आंसर की भी जल्द आ जाना चाहिए। अब जो आपके पास अगला चरण है वो मुख्य परीक्षा का चरण है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है आपके लिए। और मुख्य परीक्षा में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग स्किल। जिनके पास स्किल है उनके लिए मुख्य परीक्षा कोई बाधा नहीं है। अगर पूरे सिविल सेवा के केंद्र बिंदु में देखा जाए कि किसी का क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, दोनों का एक ही जवाब होगा, आंसर राइटिंग स्किल। आपने पीटी में कितना स्कोर कर लिया, 150 या 160 या 120, अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अगले स्टेज में और फाइनल लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जिनका राइटिंग स्किल ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं नए नए बुक्स कलेक्शन करके बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए। गलती मत कीजिएगा, भूल करके भी नहीं गलती कीजिएगा। ऐसे भी जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए शायद ही कोई एक बुक जो है पर्याप्त हो। सही समय पर आपको नोट्स खुद से बनाना था। सेल्फ स्टडी अगर करना है बुक से 2-3 साल का गैप में समय लेकर के चलिए, कम से कम 2 साल का। 2 महीना में बुक्स आप 10 पन्ना भी नहीं पढ़ पाएंगे। गलत तरीका को मत अपनाइए, अन्यथा सिर्फ पीटी पास करते रहेंगे, मुख्य परीक्षा में हमेशा धोखा होता रहेगा। ऐसी गलतियों से बचिए। नोट्स वगैरह की जिनको भी दिक्कत हो रही है, रेनेसा आईएएस से जुड़ जाइए। वहाँ पर 4 पेपर के नोट्स उपलब्ध हैं, अपडेटेड नोट्स, प्लस क्लासेस भी दे दिए जा रहे हैं, उसका भी लाभ उठाइए। आंसर राइटिंग स्किल जो होता है वह इतनी आसानी से नहीं आता है, काफ़ी मेहनत के बाद आता है। आज एक उदाहरण के माध्यम से आपको आंसर राइटिंग समझाने का प्रयास मैं करूंगा। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, सरदारी आंदोलन के विशेष संदर्भ में बिरसा मुंडा विद्रोह का विवरण दीजिए। और इसका जो अर्थ है, ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। 35 मिनट्स टारगेट आपको करना है और 700 से 750 वर्ड्स में आपको इसको लिख डालना है। और 35 मिनट से 5 मिनट जो है मैक्सिमम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 2-3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा लेंगे तो बाकी आंसर में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये है, इसके अलावा 3 क्वेश्चन तो और लिखना है, प्लस ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। तो इसका अर्थ है कि इसको जितना समय देना है उतना ही देना है, एग्जाम हॉल में निर्धारित नहीं होगा। अभी से हर क्वेश्चन आपको 40 मिनट के अंदर लिखने का प्रयास करना चाहिए और मार्क्स भी लाना है। लिखने का अर्थ नहीं कि आप कुछ भी लिख दिए अंदर में और मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कुछ भी भर दिए हैं और हमारा हो जाएगा, उसका नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपकी पकड़ अच्छी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट पर, तो किसी भी क्वेश्चन को लिखना इतना आसान नहीं होता है। और जब आपकी पकड़ नहीं होती है तो प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाएंगे। भले ही आप प्रेजेंटेशन जानते हो, लेकिन किसी भी टॉपिक में अगर आपकी पकड़ नहीं है तो प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाएंगे। फिर आपके लिए एकमात्र जो तरीका होता है वह होता है एसे स्टाइल, बैचलर में जैसे लिखते हैं, और इसमें अंडर एवरेज मार्क्स दिया जाता है, 0 नहीं दिया जाएगा। अब 40 से तो 12, 14, 15 कुछ दे दिया गया, उससे तो आपका इंटरव्यू कॉल होने से रहा। क्लियर? तो ऐसा गलती नहीं करना है एग्जाम हॉल में, अभी समय है। अगर जिनको भी फॉल्ट्स इस तरीके का लगता है, सब सुधारने का समय है, सुधार लीजिए। जो आज का क्वेश्चन है, सरदारी आंदोलन के विशेष संदर्भ में बिरसा मुंडा विद्रोह का विवरण देना है। क्लियर? सरदारी आंदोलन जो है, बिरसा मुंडा विद्रोह जो आपका हुआ 1895 से 1900 तक, उसका एक आपका बेस मान सकते हैं उसको। उसी के बेस पर बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। स्पेशली 6th जेपीएससी में इस टाइप का प्रश्न आया था। 6th जेपीएससी मेंस में 6th जेपीएससी मेंस में यह प्रश्न इसी के आसपास कुछ आया है।
यानी कि मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो कुछ भी रह सकता है, उत्तर आप लिख सकते हैं। यानी कि आपको रट करके नहीं जाना है, आंसर्स रट के नहीं जाना है, कंसेप्चुअली एंड फैक्चुअली आपको मजबूत होकर के एग्जाम हॉल में जाना है। उसके बाद ही वो वहाँ के प्रश्नों को फेस कर पाइएगा। सिविल सेवा का कोई भी प्रश्न आपके लिए इजी नहीं होता है, इजी कभी मत समझिएगा। कोई भी प्रश्न का उत्तर जब आप लिखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, निष्कर्ष, भूमिका और मेन बॉडी पार्ट। क्लियर? निष्कर्ष, भूमिका, निष्कर्ष और मेन बॉडी पार्ट। भूमिका और निष्कर्ष लिखने के हजारों तरीके हो सकते हैं। भूमिका जो आपका होता है किसी भी प्रश्न के प्रवेश द्वार की तरह होता है। प्रश्न पढ़ते हैं, परीक्षक देखा प्रश्न, उसका उत्तर आपने लिखा है, तो जो सबसे पहला चीज़ जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आपकी भूमिका को पढ़ेंगे। भूमिका ऐसा चीज़ है, अगर वह आपका प्रभावी है, इफेक्टिव है और पसंद आ गया परीक्षक को, तो अच्छे खासे मार्क्स की आशा आप रख सकते हैं। और तभी आप अच्छा लिख पाइएगा जब उस टॉपिक पर आपका नियंत्रण है। भूमिका भी लिखने का एक कला है, जैसे आंसर राइटिंग एक कला है, उसी तरीके से इंट्रोडक्शन भी लिखने का एक कला है। यह भी सभी को नहीं आता है। क्लियर? बहुत लोग तैयारी करते रह जाते हैं 2-3 साल और समझ में नहीं आता है कि आखिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। निष्कर्ष तो किसी तरीके से लिख भी लेते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन एक बड़ी समस्या बनी हुई रहती है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको की पॉइंट्स को देखना है अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ की पॉइंट्स आपका है बिरसा मुंडा विद्रोह और सरदारी आंदोलन। इन दोनों से रिलेटेड कुछ कुछ आपका रहना चाहिए भूमिका में। अब भूमिका में सेंटेंस इस तरीके का होना चाहिए, उसका फ्लो इस तरीके से होना चाहिए कि परीक्षक जो है काफ़ी प्रभावित हो जाए। क्लियर? और क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। यहाँ पर आप कोट्स एंड स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर कुछ उसका प्रसिद्ध आपका आंदोलन से रिलेटेड किसी के द्वारा कहा गया हो, किसी पेपर में आया हो, कुछ कथन हो, कुछ लोकल भाषा में भी आप यूज कर सकते हैं। जिससे इस आंदोलन से एक रिलेटेड था उसको भी आप कर सकते हैं। अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू, यानी कि अपना राज आ गया है और महारानी का राज्य जो है समाप्त हो गया है, उससे शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद एक भूमिका मैंने जैसे लिख दिया है। भूमिका हजारों तरीके से हो सकते हैं। सरदारी आंदोलन भूमि अधिकारों से संबंधित एक आंदोलन था। इसने मुंडा विद्रोह को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि इस विद्रोह के उद्देश्यों को भी निर्धारित किया, है ना। तो एक ये भूमिका का तरीका हुआ। तरीका हजारों हो सकते हैं। सरदारी आंदोलन चूँकि आपका भूमि से संबंधित आंदोलन था और उसके बाद राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, तो उस चीज़ को भी यहाँ लिख सकते हैं। सरदारी आंदोलन की शुरुआत भूमि अधिकारों से हुई थी, जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदला था और इसने बिरसा मुंडा विद्रोह के लिए एक नींव की तरह तैयार किया था और इसके अधूरे कार्यों को बिरसा मुंडा के विद्रोह ने पूर्ण किया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद मेन बॉडी पार्ट पर थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पहले इसके निष्कर्ष पर हम लोग कंक्लूजन पर चर्चा कर लेते हैं। निष्कर्ष जो होता है फिनिशिंग होता है। क्लियर? फिनिशिंग जो आपका होगा वह भी प्रभावी होना चाहिए और फिनिशिंग की जो विशेषता है वह सलाहकारी भी होनी चाहिए, सकारात्मक भी होनी चाहिए, भविष्योन्मुखी भी होनी चाहिए। क्लियर? विचारात्मक होनी चाहिए। और जहाँ भूमिका का संबंध जो है आपका उस टॉपिक से ही रिलेटेड होता है, उस टॉपिक के मूल बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। निष्कर्ष आउट ऑफ टॉपिक जा कर के भी जो उस टॉपिक जिसके बारे में आप निष्कर्ष लिख रहे हैं उस टॉपिक का क्या प्रभाव पड़ा या पड़ सकता है आपके विचार से, उन चीज़ों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं एक बेहतर निष्कर्ष के लिए। इसकी शब्द संख्या जो होती है 5 से 7%, ये 5 से 8% जा सकते हैं, थोड़ा लंबा जा सकते हैं। लेकिन अगर अंत में निष्कर्ष की जगह कोई भी हेडिंग आपको नहीं देना है भूमिका या निष्कर्ष का, ध्यान रखेंगे। अंत में अगर परीक्षण या मूल्यांकन करना है आपको तो निष्कर्ष को सिमटा करके 10-12 वर्ड्स में लिख सकते हैं। कभी कभी नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। उसी तरीके से शॉर्ट नोट्स जनरली आते नहीं है, पॉलिटी में कुछ दिया गया है जेपीएससी में। शॉर्ट नोट्स में आप
भूमिका को नहीं भी लिख सकते हैं या 1-2 लाइन का 10-12 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये सब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं भूमिका और निष्कर्ष के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने एक लिख दिया है उसको देखिए। सरदारी आंदोलन के दौरान मिली सीमित सफलता के बाद आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ज़्यादा संगठित होकर मुंडा विद्रोह में भाग लिया। बिरसा मुंडा के त्याग और बलिदान ने आदिवासियों के कई लंबित मुद्दों का समाधान किया। इतना ही नहीं, भविष्य के लिए संघर्ष की प्रेरणा भी दी। क्लियर? यहाँ भविष्य की भी बात की गई है, क्या हुआ इससे बात की गई है, एक फिनिशिंग के तौर पर इसको प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आपको कुछ निष्कर्ष लिखना है जो एक बेहतर फिनिशिंग दे। भविष्य के लिए भी क्या चीज़ हुआ है, अगर जो भी आपको लगता है उस संदर्भ में भी आपको चर्चा करना है। चलिए अब हम लोग मेन बॉडी पार्ट पर बात करते हैं। निष्कर्ष लिखने के भी हजारों तरीके। देखिए, मेन बॉडी पार्ट में प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर प्रेजेंटेशन वगैरह आपको नहीं आती है, प्रेजेंटेशन में डाइवर्सिटी आपके नहीं है, तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। मैं बार बार बताता हूँ कि सिविल सेवा में क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी किस्म के होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, फिर भी लोग उत्तर नहीं लिख पाते हैं। झारखंड राज्य के विकास की चुनौतियों और इसके समाधान को विवरण दीजिए। एक बार सोचिएगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, लिख लेंगे। लिखने तो बैठिए, कितना आप लिख पाते हैं। समय सीमा के अंदर उचित प्रेजेंटेशन के साथ, उचित फ्लो के साथ, अच्छे शब्दों का चयन, ये आपको बिना प्रैक्टिस का नहीं आता है। सोचने में अच्छा लग सकता है कि बिरसा मुंडा लिख देंगे, ताना भगत लिख देंगे, पाल कला लिख देंगे, होता नहीं इतना इजी। क्लियर? मुख्य परीक्षा का हर प्रश्न जो है बहुत कठिन होता है। जब भी आप मेन बॉडी पार्ट, भूमिका या निष्कर्ष लिखें, बीच बीच में क्वेश्चन को हमेशा पढ़ते रहना है ताकि क्वेश्चन से आप कभी भी भटकाव फील नहीं करें। क्लियर? असली एग्जाम ही सिविल सेवा का होता है, पीटी तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। 1979 तक यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा होते ही नहीं थे, है ना। उसके बाद से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, प्रारंभिक परीक्षा को इंक्लूड किया गया क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या जो थे बढ़ने लगे। तो यहाँ पर मेन बॉडी पार्ट में भी यहाँ पर 2 की पॉइंट हैं, सरदारी आंदोलन और मुंडा विद्रोह। तो पहले तो सरदारी आंदोलन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। हेडिंग्स आपके क्लियर होने चाहिए। सरदारी आंदोलन के विशेष संदर्भ में बात की गई है, तो सरदारी आंदोलन का हेडिंग आपको पहले दे देना है। क्लियर? इसके 3 फेज थे, तीनों फेज को स्पष्ट रूप से आपको दिखाना है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। 1858 से 81, 1881 से 1990, 1890 से 1995। प्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये आपके सन डायग्राम हो सकते हैं, सेमी सन डायग्राम हो सकते हैं, टेबल फॉर्मेट्स में आप इसको दिखा सकते हैं। उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स वगैरह दिखा सकते हैं। ओके, यानी कि पाई चार्ट दिखा सकते हैं, हिस्टोग्राम दिखा सकते हैं। क्लियर? बहुत सारे तरीके होते हैं। पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, बुलेट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज में भी डाइवर्सिटी रखिए। ओके, कहीं आप एरो दे दिए, कहीं 1 2 3 रोमन लिपि में दे दिए, कहीं ABCD आप दे दिए स्मॉल लेटर, कहीं कैपिटल लेटर दे दिए, कहीं 1 2 3 दे दिए। पॉइंट्स में भी एक आपका बेहतर डाइवर्सिटी होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी होगा प्रेजेंट करने में अपने आप को। आप वहाँ पर नहीं रहेंगे, आपका कॉपी रहेगा, है ना। यानी कि आपकी जगह आपका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो कॉपी होगा। कॉपी कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए परीक्षक को, जैसा कि परीक्षक को यह फील हो कि आप खुद ही खड़े होकर के हर चीज़ बता दे रहे हैं। आपके बारे में एक तरीके से जानकारी मिल जानी चाहिए परीक्षक को कि यह ऑफिसर बनने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हमारा है,
इसको तो अच्छा मार्क्स देना ही है। परीक्षक को पॉजिटिव कर लीजिए, फिर तो मार्क्स बरसेंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, तीनों फेज के बारे में आपको संक्षिप्त मैंने बताया शुरू में 200 वर्ड्स तक आप यहाँ पर रख सकते हैं। चूँकि 750 वर्ड्स है तो यहाँ 200 वर्ड्स तक रख सकते हैं। 500 वर्ड्स के आसपास बिरसा मुंडा विद्रोह को रखिए, बाकी निष्कर्ष भूमिका वगैरह में चला जाएगा। 200 वर्ड्स में है, 150 वर्ड भी रख सकते हैं, उसको 550 कर दीजिएगा। फर्स्ट फेज जो था भूमि आंदोलन था। यहाँ कहानी लंबा लंबा नहीं लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना है कि प्रथम चरण इतना ईस्वी से इतना ईस्वी चला, दूसरा चरण यहीं आप 50 वर्ड समाप्त कर लीजिएगा तो कहानी खत्म होगी आपके उत्तर का। यहाँ पर इतना काफ़ी है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। उसके बाद फर्स्ट फेज में जो आपकी घटना जो हुई थी उनके बारे में चर्चा आप कर सकते हैं हल्का सा। पृष्ठभूमि की चर्चा करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि चूँकि कोल विद्रोह के बाद बहुत सारे झारखंड के आदिवासियों को असम के चाय बागान में जाने पड़े थे और यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो चुकी थी। लंबे समय के बाद जब परिस्थितियाँ अनुकूल हुई तो वे लोग जब लौटते हैं तो उनके ज़मीनों पर अन्य लोगों का, जिसमें आदिवासी गैर आदिवासी सारे थे, उनका कब्जा हो चुका था और वो लौटाना नहीं चाह रहे थे। इसके लिए ही उन्होंने 40 वर्षों तक, लगभग 40 वर्षों तक चलने वाले सरदारी आंदोलन की शुरुआत की और ये वास्तव में भूमि से जुड़ा हुआ आंदोलन था, भूमि वापसी का आंदोलन था। अपनी ही भूमि को प्राप्त करना चाह रहे थे। सरदार में ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ मुंडा आएंगे, उरांव आएंगे, सारे लोगों ने मिल करके संघर्ष किया है। तो फर्स्ट चरण में क्या होता है, इनकी मांगों को, चूँकि उनका ही ज़मीन था तो सरकार को भी उचित लगा, तो यहाँ पर सर्वे किया गया उनकी ज़मीन का। तो भूइहर ज़मीन का और मंझियस ज़मीन का सर्वे कर लिया गया 1867 में, है ना। 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट बनता है, उसके तहत भूइहर और मंझियस ज़मीन की पहचान कर ली गई। फर्स्ट फेज का ये बात कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट फेज में ये सब शॉर्ट में आपको लिखना है। लेकिन समस्या जो रही, राजहंस, जो रैयतों को जमींदारों ने ज़मीन दिया था, उस ज़मीन की पहचान नहीं हो पाई। राजहंस ज़मीन की, कोड़कर ज़मीन की पहचान नहीं हो पाई। और जो सबसे बड़ा मैटर था, है ना, मुंडारी खुट कट्टीदार ज़मीन की पहचान नहीं हो पाई। क्लियर। तो असंतोष तो आपका रह ही चुका था। इस स्थिति में अब उपाय क्या था, सेकेंड फेज में आंदोलन जाता है। इसके बाद आपको सेकेंड फेज में आना है। यहाँ ज़मीन का सर्वे आपका इम्पोर्टेंट था। सेकेंड फेज में जो आपका इन्हीं मुद्दों पर आंदोलन आगे बढ़ रहा था और क्लियरली कहा गया कि अब ऐसे नहीं चलेगा, छोटा नागपुर हम लोगों का है, इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, ये हम लोगों का है, हम लोगों का रहेगा। यह आपका फर्स्ट फेज भूमि आंदोलन कहलाता है। फर्स्ट फेज भूमि आंदोलन कहा जाता है और सेकेंड फेज जो आपका कहा जाता है पुनर्स्थापन आंदोलन कहा जाता है। क्लियर। पुनर्स्थापन, सिर्फ जमीन पर ही हम लोग अपना कब्जा नहीं करेंगे, अपनी परंपराओं को भी फिर से स्थापित करेंगे। क्लियर। और जो हमारा छोटा नागपुर जो है हमारा है, इसकी घोषणा सरदारों ने कर डाली। क्लियर। बहुत सारे सरदारों की गिरफ्तारी भी हुई। झारखंड राज्य की नींव को भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। सरदारी आंदोलन के सेकेंड फेज से झारखंड राज्य आंदोलन के नींव को भी आप जोड़ सकते हैं। क्लियर। इस मूल्यांकन में, अलग अलग प्रश्नों के मूल्यांकन में काम देगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड फेज। थर्ड फेज 1890 से 95 तक चलता है। क्लियर। इसे राजनीतिक आंदोलन भी कहा जाता है। क्लियर। इसमें चूंकि ईसाई मिशनरियों ने भी बहुत सारे वादे किए थे आदिवासियों से कि आपके ज़मीन को लौटाने में हम मदद करेंगे, इस आधार पे कई मामलों में धर्मांतरण भी किए गए थे, लेकिन वहाँ से भी एक तरीके से वादा खिलाफी की गई। इस स्थिति में आदिवासियों ने, सरदारों ने निर्णय लिया कि अपनी लड़ाई जो है हम लोग खुद लड़ेंगे। ये थर्ड फेज का है, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे
और जितने भी बाहरी हैं उनको मार भगाया जाएगा, मार दिया जाएगा। यानी कि हिंसक स्वरूप की ओर जा रहा था आंदोलन। हालांकि इसको कड़ाई से दबा दिया गया। तो सरदारी आंदोलन में ही कुछ पॉइंट्स जो हैं आप तीनों को लिख सकते हैं। जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ था, मुख्य रूप से जमीन से आपका जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन वाला भी जो है आपका जमीन से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अगर इस आंदोलन का मूल्यांकन किया जाए तो निश्चित रूप से संगठन की शक्ति को यहाँ पर देखा गया कि अगर यूनाइट होकर के आप किसी चीज़ को डिमांड करते हैं तो फर्स्ट फेज में आपने देखा कि कुछ डिमांड्स जो हैं पूरे हुए। दूसरा, यह भूमि के आधार पर आंदोलन जरूर शुरू हुआ था, लेकिन इसका स्वरूप जो था थर्ड फेज में और राजनीतिक स्वरूप में चेंज हो चुका था। इट मीन्स आपके पास संगठन की शक्ति, राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए। उसके आधार पर ही अपने मुद्दों को आप उठा सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने पर हो रहे अत्याचार शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरे चरण में हिंसा की भी बात की गई थी, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो लोगों ने समझा कि अहिंसा से ही कोई भी रास्ता प्राप्त किया जा सकता है, हिंसा के माध्यम से प्राप्त करना संभव नहीं है। हिंसा के माध्यम से जो भी सफलताएं प्राप्त होती हैं वह बहुत अल्प समय के लिए होती हैं। तो बहुत सारे प्रेरणाएं जो हैं इससे मिली। बिरसा मुंडा विद्रोह को उससे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये प्रश्न में ही कहा गया है कि आपको कनेक्ट करना है। इट मीन्स सरदारी आंदोलन का जब आप लिखेंगे 150 शब्दों में आराम से आपका आ जाएगा। इसके तीनों फेजों को विवरण करते हुए इसको बिरसा मुंडा से कनेक्ट कर देना है। ये नहीं कि इसको अलग से डिस्कस कर दिए, बिरसा मुंडा को अलग से कर दिए, फिर उत्तर लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसको आपको लिखना है और कनेक्ट करना है। और 200 शब्द मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। ये खुद से निर्धारण करना है किसी भी प्रश्न में। अब आते हैं मेन बॉडी पार्ट्स के अगले पार्ट में, जो है बिरसा मुंडा आंदोलन। सेकेंड फेज, सेकेंड पार्ट मेन बॉडी पार्ट का, बिरसा मुंडा विद्रोह, है ना। यहां पर देखिए, इसको भी कनेक्ट करना है थोड़ा सा सरदारी से। अब सरदारी आंदोलन में प्रॉब्लम क्या था? थोड़ी सफलता मिली, किसी को भी असफल पूरी तरीके से सिद्ध नहीं करना है। चाहे आपको लगता हो कि असफल है, फिर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ गेन होता है। सरदारी में भी बहुत सारे गेन हुए। वह नेतृत्व का अभाव था, क्लियर। तो उस कमी को पूरा किया गया बिरसा मुंडा के द्वारा। नेतृत्व का अभाव था, एक बेहतर नेतृत्व नहीं था। बिरसा मुंडा ने उस कमी को दूर किया। मुद्दे वही थे, चूंकि मुंडारी खुद कट्टीदार जमीन का सर्वे तो हुआ नहीं था, मांगें अधूरी रह गई थी। उस अधूरे मांगों को पूर्ण करने का दायित्व था इस विद्रोह पर, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, बिरसा मुंडा विद्रोह की बात की गई है, बिरसा मुंडा की बात नहीं की गई है। बिरसा मुंडा का जीवनी लिखना मत शुरू कर दीजिए, कोई लाभ नहीं है, काट देगा परीक्षक सीधे, क्लियर। क्वेश्चन को बार बार बीच में पढ़ते रहना है, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, अन्यथा नुकसान ही नुकसान उठाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया। मुद्दा वही था जल जंगल जमीन का। तो यहाँ पर पहले आपको कारण लिखना है, ओके। सन डायग्राम बना सकते हैं कारण में। मुंडा खुद कट्टीदार, खुदकट्टीदारी वाला मैटर को डाल सकते हैं। दूसरा जो आप डाल सकते हैं, बैठ बेगारी को, क्लियर। तीसरा जो आप डाल सकते हैं यहां पर, पुलिस प्रशासन, अदालत, न्याय, क्लियर। तीसरा जो डाल सकते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठस ब्याज, ठेस ब्याज,
इस तरीके का ट्रिक बनाया कीजिए, ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी, जमींदार। ओके। एक तत्कालीन कारण, इस तरीके का आप सन डायग्राम जब बना देते हैं तो परीक्षक को तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इसको सारे कारण जो हैं क्लियर होते हैं, क्लियर हैं। नीचे जो है उसका फिर शॉर्ट में विवरण दे देना है। क्लियर। कारण विवरण को बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ पाए तो कारण को आपका पढ़ चुका है। परीक्षक को अपने कॉपी को पढ़वाना है, आपका टारगेट यही होना चाहिए। बैठ बेगारी यानी कि बिना पैसा का जो खटवाया जाता था लोगों के द्वारा, शोषक कोई भी हो सकते हैं, आंतरिक शोषक भी हो सकते हैं, अंग्रेजी भी। सिर्फ अंग्रेज ही शोषण नहीं कर रहे थे बल्कि ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी, जमींदार सारे लोग शोषण कर रहे थे, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर। वो कोई अंग्रेज नहीं थे, भारतीय ही थे। उन्होंने भी यहाँ पर आकर के शोषण किया, उनके विरुद्ध भी बिरसा मुंडा का संघर्ष था। क्लियर। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। बाद में ये प्रेरणा मिला ना, भगत सिंह भी कहा करते थे सिर्फ बाहरी अंग्रेजों से हमको जो है संघर्ष नहीं करना है, बल्कि सभी शोषक हमारे लिए समान रूप से सभी के विरुद्ध संघर्ष करना है, चाहे वो भारतीय शोषक हों या अंग्रेजी शोषक हों। तो ये कंसेप्ट पहले ही झारखंड में आपका डेवलप था, संथालों के विद्रोह के समय से ही आपका डेवलप था, ढाल विद्रोह से ही। उधर 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। यहाँ 1767 से ढाल विद्रोह भड़क उठा था, जब यहाँ पर भारत में अधिकांश क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ राजा संघर्ष कर रहे थे। आम जनता का तो मैटर ही नहीं था दूर दूर तक। स्वतंत्रता आंदोलन, जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हो भी 1857 में भड़का, उससे पहले झारखंड में कई विद्रोहों का एक सिलसिला पूर्ण हो चुका था। झारखंड के विद्रोह में आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कई प्रबल विद्रोह भी थे, जिसमें तिलका मांझी विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह। यानी कि जब पूरा भारत और उनकी जनता अंग्रेजों के डर से संघर्ष नहीं कर पा रही थी, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार की ओर पहले उन्मुख करने का प्रयास कर रहे थे सुधारक, उस दौरान झारखंड के आदिवासियों ने भरपूर संघर्ष किया निर्भीकता के साथ। एक आंदोलन में इसकी कहानी पड़ी हुई है, किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा देंगे। बैठ बेगारी, खुंटकट्टीदार वाला मैटर तो आपका अनसोल्व था आपका 1869 से ही। इनके ज़मीन को स्पष्ट नहीं किया गया था, चूँकि नरवंश परंपरा के अनुसार जिन्होंने जंगलों को साफ किया था उनका ज़मीन होना चाहिए था, लेकिन इस पर भी अवैध रूप से कब्जा था। ये मालिकाना हक होता था, इस पर लगान देने कोई बाध्य कहीं से नहीं थे, क्योंकि ये ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने डेवलप किया था। तो ये सब कुछ मुद्दे थे। इनका मुद्दा आपको क्लियर ही है, किस तरीके से शोषण करते थे ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी एंड आपका जमींदार। पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था, मिशनरियों को भी जोड़ सकते हैं जिन्होंने वादा खिलाफी किया इनके साथ। अब पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था जब सब जगह से थक हार करके ये पुलिस पास जाते थे, प्रशासन के साथ अदालतों के पास जाते थे, वहाँ पर भी उन्हें धोखा मिलता था, क्योंकि उनका प्रभाव जो था, शोषकों का जो प्रभाव था वह अधिक था, पैसा अधिक था उनके पास। वहाँ पर भाषाई प्रॉब्लम्स वगैरह का सामना करना पड़ता था। उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वह विद्रोह न करें, तो फिर उनके जीवन और अस्तित्व का संकट खड़ा होने वाला था। इसी दौरान 1894 में आपको पता है कि भूमि से संबंधित कानून आया था, जिसमें सभी भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया था। जो भी गैर मजरूआ वगैरह ज़मीन था, बंजर ज़मीनों को जो है आपका अधिग्रहण किया जाने लगा। बिरसा मुंडा इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील हो थे, आपका जल जंगल ज़मीन के प्रति। ये ज़मीन इस तरीके से अधिग्रहण, जिसका आपका पीढ़ीगत परंपरागत रूप से आदिवासियों का अधिकार था, इस तरीके से अवैध उसको समझा गया उस समय। किस तरीके से अगर अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो आदिवासियों के पास बचेंगे क्या। क्लियर। यह आपका तत्कालीन कारण बना, लेकिन बिरसा मुंडा के पास समस्या जो थी, एक कारण को आप डिस्कस कर लेंगे।
उसके बाद एक प्रॉपर हेडिंग कुछ भी आप चुन लेंगे, आपको चुनना है। बोले ना, हर चीज का हजारों तरीका है, कंसेप्ट को डेवलप कीजिए। एक सन डायग्राम बनाया, आपने हल्का सा डिस्कस कर दिया। अब बिरसा मुंडा के पास समस्या था, अब तो संघर्ष करना था। अब उस समय की स्थिति आप समझिए, 1900 ईस्वी। आज भी गांव में जाइएगा तो बहुत ही अजागरूकता है, शिक्षा है, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है। उस समय तो आपका 10 गुना ज़्यादा होगा। अब ऐसे लोगों को संगठित करके किसी खास मुद्दे, जो उन्हीं के हित के लिए था, उन्हीं के अधिकारों की रक्षा के लिए था, एक बहुत ही बड़ा आपका चुनौती था बिरसा मुंडा के समक्ष। लेकिन उन्होंने तो प्रॉपर वे में शिक्षा प्राप्त की थी, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में भी थे, वैष्णव संत के भी प्रभाव में थे, उनका निजी अनुभव भी था। इन सारे चीज़ों के बाद उन्होंने कुछ वैकल्पिक उपायों के माध्यम से पहला स्टेप को आगे बढ़ाया, इन्हें न्याय दिलाने के लिए आदिवासियों को। पहला जो था कि सिंगा बोंगा धर्म की स्थापना कर डाली, जिस सूर्य की उपासना की जाती थी, प्रकृति की उपासना की जाती थी। क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं सिंगा बोंगा का दूत हूँ। क्लियर। आपकी रक्षा करने को आया हूँ, आपको न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। क्लियर। यानी कि जो अभी मैंने चर्चा की, एक अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, अजागरूक समाज के लिए जो बेहतर हो सकता था, उन्होंने करने का प्रयास किया। इसके निहितार्थ को आपको समझना है, ऐसा क्यों किया। जो ऊपरी स्तर पर समझेंगे वो सीधे आलोचना करने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। सिंगा बोंगा धर्म को चलाया जिसमें सूर्य की उपासना होती थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, खुद को दूत घोषित कर दिया, सिंगा बोंगा का दूत। क्लियर। और इसके बाद इन्होंने कई चमत्कारों की घोषणा की कि वह अभेद हैं और जो भी इनके अनुयायी हैं वो भी अभेद हैं गोली वगैरह के प्रति। कोई भी गोली, कोई भी शस्त्र अस्त्र जो है उनको भेद नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, जो भी बंदूकों की गोली होगी उस पानी बन जाएगा, उनके अनुयायियों, उनके फॉलोअर्स पर चलेंगे तो। क्लियर। और जल्दी ही एक प्रलय आने वाला है और एक ही पहाड़ी होगा जहाँ पर बिरसा मुंडा होंगे, वहाँ पर जो सारे लोग होंगे उन्हीं का जीवन बच पाएगा और किसी का जीवन नहीं बचेगा। क्लियर। इस प्रलय के बारे में इन्होंने जानकारी दी। इतना सारा जो इन्होंने घोषणा किया, इसका अर्थ यही था कि लोगों के दिमाग से भय निकालना। क्लियर। गांधी जी का भी बाद में वही लक्ष्य था। जो भारतीय अंग्रेजों के नाम से डरते थे, उनको निर्भीक करने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि जब तक निर्भीक नहीं होते भारतीय तो संघर्ष कैसे करते। उसी चीज़ को इन्होंने अपनाया कि मैं रक्षक हूँ, कोई नहीं डरो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। क्लियर। उन्होंने डर को भगाया, लोगों के मन से डर को भगाया। जब फर्स्ट स्टेप उनका पूरा होता है तब फिर वो सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। क्लियर। इसको आप समझ गए होंगे। सेकेंड स्टेप में जाते हैं तो क्या होता है कि अब सेना का गठन, संघर्ष के लिए एक प्रशिक्षित युवाओं की टीम चाहिए थी। तो गया मुंडा के नेतृत्व में वो क्या करते हैं, युवाओं की टीम को तैयार करते हैं। इसका उद्देश्य आपको यही था, लोगों को संगठित करना और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए उत्साहित करना। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने अपनाया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, 6000 मुंडाओं की सेना तैयार की और उसका प्रशिक्षण का दायित्व जो दिया गया, गया मुंडा को दे दिया गया। क्लियर। साथ में घोषणा कर दी इन्होंने कि जो भी मुंडा साथ नहीं देंगे उनका नाश हो जाएगा। डर से ही सही आपको साथ देना है, अपने अधिकारों के लिए साथ देना है। क्लियर।
यानी कि अंग्रेजों से क्या डर रहे हो, मुझसे डरो। क्लियर? ऐसे भी ना सोना है, इसलिए उससे बेहतर है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ करके बलिदान और त्याग के माध्यम से ही जीवन को समर्पण करना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके का जीने का कोई मतलब नहीं है। शायद यही चीज़ संदेश देना चाहते थे। उसके बाद सेना का आपका हुआ, फिर गया मुंडा उसके प्रशिक्षक बने। इनकी जो पत्नी थी गया मुंडा की, मानकी मुंडा, उन्होंने भी संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि संथाल विद्रोह में ही महिलाओं ने भाग लिया था, यहाँ पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। जो राष्ट्रवादी स्वरूप जो है हमारे जनजातीय आंदोलन का, उसमें आपका इन चीज़ों को डालना है, महिलाओं की भागीदारी को डालना है, और बहुत सारे तत्व हैं उनको डालना है। जो बुराइयों को दूर किया था बिरसा मुंडा ने, उन सारे चीज़ों को डालना है। तो इस तरीके से आपका सेना वगैरह तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू, यानी कि अब अपना राज आ गया है, महारानी राज समाप्त हो गया। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध इनका विशेष रूप से संघर्ष था, जो कि राष्ट्रवाद का सूचक है। और इन्होंने घोषणा कर दिया कि अब जो है डायरेक्ट लड़ाई होगी, डायरेक्ट एक्शन होगा। बहुत बातचीत हो गया, बहुत याचना विनय हो गया, अब उससे काम चलने वाला नहीं है यहाँ पर। उसके बाद इनके द्वारा जो एक्शन शुरू होता है, तो ब्रिटिश सरकार भी ज़रूर आपका चिंतित हुई और उनको 1895 के अंत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर? और हजारीबाग जेल में 2 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाता है। 30 नवंबर 1895 को जब वह बाहर निकलते हैं, तो पहले जहां धार्मिक और सामाजिक रूप से एक नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, अब राजनीतिक रूप से भी उनकी पहचान बन चुकी थी। 1897 30 नवंबर को जब वह बाहर आते हैं, अब वह राजनीतिक रूप से भी उनकी पहचान बन चुकी थी बिरसा मुंडा की। 1897 में बिरसा मुंडा ने फाइनल स्ट्रगल के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था और उन्होंने जल्द ही योजना बना करके गिरजाघरों पर अटैक करने का निर्देश दिया। यहाँ पर एक चीज़ को आप स्पष्ट कर लेंगे, गिरजाघरों का पर अटैक, इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि वो ईसाई धर्म के विरोधी थे, क्रिश्चियन के विरोधी थे। क्लियर? ये सब कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्या मैटर था। इन्होंने क्लियर कहा था कि जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को ग्रहण कर चुके हैं, कुछ न कुछ मजबूरी में किए हैं या स्वेच्छा से किए हैं, जो भी किए हैं उनसे कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि वह आदिवासी हैं, पहला। दूसरा, इन्होंने गिरजाघरों पर अटैक इसलिए करने को कहा कि वह अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक था, इसलिए नहीं कि वह क्रिश्चियन का धर्म आपका धार्मिक केंद्र था, यह कोई कारण नहीं है। क्लियर? उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि यह ब्रिटिश सत्ता का उस समय प्रतीक था। यानी कि आदिवासियों से कोई भी प्रॉब्लम, उनको किसी भी आदिवासी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके स्थिति को समझते थे। और दूसरा, कोई चर्च से प्रॉब्लम नहीं था, उससे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सत्ता के प्रतीक के रूप में अटैक किया गया था। इस चीज़ को आपको समझना है। क्लियर? इसके बाद अटैक किया गया तो काफ़ी आपका फॉरवेस्ट स्टेट फील्ड वगैरह के साथ उनका संघर्ष भी हुआ और 3 मार्च 1900 को उनको चक्रधरपुर के समीप गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में हो जाती है। क्लियर? लेकिन उनके जो आपके त्याग और बलिदान थे, वो निश्चित रूप से झारखंडियों के, पूरे देश के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने अपना विशेष स्थान लोगों के मन में बनाया, जो आज भी लोक कथाओं में, कहानियों में, गीतों में, पूरे झारखंड में अलग अलग भाषाओं में उनकी वीरता के गाथा को स्पष्ट करता है। क्लियर? तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा उत्तर लिखने के दौरान। एक जो आपका वैकल्पिक, उन्होंने कहा था कि जब उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वह जेल से निकल जाएंगे और जेल में जो है लकड़ी का कुंदा रहेगा। इस सब को वैकल्पिक उपाय में आप डाल सकते हैं। यानी कि बिरसा मुंडा का प्रभाव आपका इतना अधिक था,
उस दौरान में और वर्तमान में भी उनके कार्यों के कारण कि उन्होंने एक प्रेरणा प्रदान की कि कोई भी अन्याय के विरुद्ध अगर आप अन्याय सहते रहेंगे तो फिर वो कभी भी समस्या सॉल्व होने वाला नहीं है। उसके विरुद्ध आपको साहस करके संघर्ष करना होगा। नेतृत्व का रूप बिरसा मुंडा हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन हर समस्या का निश्चित रूप से समाधान है। हर शोषण के विरुद्ध संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट मैंने बताया इस आंसर का, इसमें पहले आपका इंट्रो बताया गया, फिर मेन बॉडी पार्ट जिसमें सरदारी वाले को तीनों चरणों को विवरण देना है, बिरसा मुंडा वाले का सेक्शन जिसमें विद्रोह से सेक्शन, विद्रोह का कारण को आपको देना है, वैकल्पिक उपाय इन्होंने क्या अपनाया वो देना है, घटनाएं देना है। क्लियर? ये दोनों को इंटरकनेक्ट करना है। उसके बाद कंक्लूजन देना है। क्लियर? कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बहुत प्रभावी होना चाहिए, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। इसी तरीके से उत्तर लिखा जाता है। फिर समय मिलता है तो कोई एक प्रश्न से उत्तर किस तरीके से लिखना है उस पर मैं चर्चा जरूर करूँगा किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन लेखन शैली यूनिक होता है, यानी कि लेखन शैली जो भी है अगर आप सीख जाते हैं तो हर क्वेश्चन के लिए आप परफेक्ट हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। लेखन शैली अपना अलग चीज़ है, ज्ञान आपका अलग चीज़ है। लेखन शैली आ जाएगा तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत बेहतर वे में लिख सकते हैं। यह सब्जेक्ट के दायरे से बाहर है। क्लियर? प्रेजेंटेशन का प्रयोग आप साहित्य जैसे विषयों में भी आवश्यकता अनुसार निश्चित रूप से कीजिए, तभी आप समय को वहाँ पर प्रबंधन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जिनको भी नोट्स चाहिए या जेपीएससी पीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं 14th जेपीएससी या सीडीपीओ में 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ कोई भी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है पीटी मेंस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं।